हाय एस्पिरेंट्स। तो आज अपने ऑल स्टेट जुडिशरी प्रिपरेशन में हम पढ़ने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किए हुए लेजिस्लेटिव बॉडीज के बारे में, यानी कि लेजिस्लेचर के बारे में, जो कि वन ऑफ द पिलर्स है हमारे डेमोक्रेसी का, है ना। मैंने अपने लास्ट लेक्चर में बताया ही था कि हमारे इंडियन डेमोक्रेसी के तीन पिलर्स हैं, एक एग्जीक्यूटिव, एक लेजिस्लेटिव और दूसरा आपका जुडिशरी, है ना। मतलब एक एग्जीक्यूटिव, एक लेजिस्लेचर और तीसरा आपका जुडिशरी। तो यहाँ पर आज हम पढ़ने वाले हैं दूसरे पिलर के बारे में और कल हम पढ़ेंगे तीसरे पिलर के बारे में। चलिए तो एक बार टॉपिक्स और सब टॉपिक्स देख लेते हैं क्या क्या हम यहाँ पर देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, पढ़ेंगे थोड़ा सा इनके बारे में कि बेसिकली क्या होती है आपकी लेजिस्लेटिव बॉडीज, क्या फंक्शन होता है इनका। फिर पार्लियामेंट को पढ़ेंगे, स्टेट लेजिस्लेचर्स को पढ़ेंगे, ड्यूरेशन क्या होता है दोनों ही लेजिस्लेचर्स के हाउसेस का, यानी कि सेंट्रल पार्लियामेंट के हाउसेस का और आपके स्टेट लेजिस्लेचर के हाउसेस का क्या ड्यूरेशन होता है वो हम देखेंगे। इलेक्शन किस तरीके से होता है यहाँ पर, टेन्योर क्या रहता है, क्वालिफिकेशन, और बिल्स कैसे पास होते हैं, जो कि उनका मेन काम है। भाई लेजिस्लेचर का काम क्या है, कानून बनाना। कानून कैसे बनेगा, बिल पारित करके। तो बिल कैसे बनता है, और एक ऑर्डिनेंसेस जो मैंने एग्जीक्यूटिव में छोड़ दिया था, ठीक है, तो वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। अब आते हैं हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन के ऊपर। द लेजिस्लेटिव बॉडीज आर दोज विच हैव द लीगल अथॉरिटी टू मेक द लॉज फॉर द कंट्री, है ना, और फॉर द स्टेट। तो ऐसी कोई भी बॉडी जिसके पास में कानूनी तौर पर क्या है, अधिकार है लॉ बनाने का, पॉलिसीज बनाने का। अगर हम सेंटर की बात करें तो जिस बॉडी के पास में सेंटर के लिए, है ना, यानी या फिर आप कह सकते हो कि पूरे ही देश के लिए कानून बनाने का अधिकार है, वो है आपका पार्लियामेंट। और दूसरी जो किसी एक पर्टिकुलर स्टेट की या पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के बारे में अगर कानून बनाने की पावर किसी के पास होती है तो वो होता है स्टेट, ठीक है। अब देखिए पावर किसके पास है किसके पास नहीं है, ये हमें हमारा 7th शेड्यूल बताता है, ठीक है। यहाँ आपका 7th शेड्यूल है जिसके अंदर दी हुई है क्या, 3 लिस्ट, है ना। लिस्ट 1, लिस्ट 2 और आपकी एक लिस्ट 3, ठीक है। पहली है यूनियन लिस्ट, दूसरी है स्टेट लिस्ट और तीसरी है कंकरेंट लिस्ट। तो लेजिस्लेचर की अगर हम बात करें तो पार्लियामेंट के पास तो पावर होती है कि देखिए आप वो यूनियन लिस्ट पे भी कानून बना सकते हैं और कंकरेंट लिस्ट पे भी कानून बनाती है। स्टेट लेजिस्लेचर पास पावर होती है कि वो स्टेट लिस्ट में मेंशन करे हुए सब्जेक्ट मैटर्स के ऊपर क्या बनाए, कानून बनाए। चलिए उसके बाद देखते हैं, दे नॉट ओनली मेक द लॉज बट ऑल्सो अमेंड देम एंड रिपील देम। कई बारी पार्लियामेंट ना ही सिर्फ कानून बनाता है, जो उसने कानून बनाया हुआ अगर वो आउटडेट हो जाता है तो उस कानून को अमेंड भी करता है और रिपील भी कर देता है। जैसे कि अभी रिसेंटली कानून क्या किया गया है, पुराने क्रिमिनल लॉज को रिपील कर दिया गया ना, हटा दिया गया, उनको रिप्लेस किया है किसने, नए क्रिमिनल लॉज ने, बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए ने। क्लियर। उसके बाद में इंडिया हैज टू सेट्स ऑफ लॉ मेकिंग बॉडीज, वन एट द सेंट्रल लेवल विच इज द पार्लियामेंट एंड अनदर एट द स्टेट लेवल विच इज द स्टेट लेजिस्लेचर्स, ठीक है। हर एक स्टेट के पास में अपना खुद का एक लेजिस्लेटिव बॉडी है। आगे बढ़ते हैं, कुछ यूनियन टेरिटरीज है जिनके पास भी अपना खुद का लेजिस्लेचर है, सब यूनियन टेरिटरीज के पास अपना लेजिस्लेचर नहीं है। अब देखते हैं हम पार्लियामेंट के बारे में, ठीक है। एक बड़ा ही मिसअंडरस्टूड कॉन्सेप्ट है कि भाई पार्लियामेंट के अंदर आर्टिकल 79 जो है वो पार्लियामेंट का कॉन्स्टिट्यूशन बताता है हमें, और आर्टिकल 79 जब हम देखते हैं, या अगर आप अधिकतम लोगों से पूछेंगे कि पार्लियामेंट किससे किसको मिला करके बनता है, तो लोग कहेंगे लोकसभा, राज्यसभा, लेकिन ऐसा नहीं है। 3 चीजें हैं जो मिला करके पार्लियामेंट बनाती हैं। पहला तो है आपका लोकसभा, दूसरा है आपका राज्यसभा और तीसरा है आपके प्रेसिडेंट साहब। जब ये तीनों लोग मिलते हैं तो पार्लियामेंट बनता है, ठीक है। इन तीनों लोगों के मिश्रण से पार्लियामेंट बनता है। तो प्रेसिडेंट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, ये बात याद रखिएगा। ये कई बार एमसीक्यूज में घुमा फिरा के पूछा जाता है, या तो ट्रू एंड फॉल्स में पूछा जाता है, या चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन या चूज द करेक्ट ऑप्शन, इस तरीके से पूछा जाता है, ठीक है। चलो अब आते हैं राज्यसभा के बारे में। दोनों हाउसेस को एक बार पढ़ लेते हैं। राज्यसभा को हम अपर हाउस भी बोलते हैं या फिर काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी बोलते हैं। क्लियर। नाउ द काउंसिल ऑफ स्टेट शैल कंसिस्ट ऑफ 12 मेंबर्स टू बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। ये वो 12 मेंबर्स हैं नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट जिनको प्रेसिडेंट साहब नॉमिनेट करते हैं, और जो प्रेसिडेंट साहब के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं ना। जब हमने प्रेसिडेंट का इलेक्शन पढ़ा था तो हमने उसमें देखा था ना कि इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट, ठीक है। कहीं पे भी हमने नॉमिनेटेड मेंबर्स का जिक्र नहीं सुना था, क्यों, क्योंकि पहले प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है, फिर वो इन 12 लोगों को नॉमिनेट करता है। क्लियर। और इन 12 लोगों को किस बेसिस पर नॉमिनेट किया जाता है, ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसने लिटरेचर के फील्ड में, साइंस के फील्ड में, आर्ट के फील्ड में, सोशल सर्विसेज के फील्ड में क्या किया हो, कोई बहुत ग्रेट कंट्रीब्यूशन किया हो, या उनका कोई बहुत पर्सनल एक्सपीरियंस, उनका कोई बहुत प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रहा होगा इन सब चीजों में, उनकी कोई प्रैक्टिकल नॉलेज हो इन सब चीजों में, तो उनके खूबियां देखते हुए, उनका नॉलेज देखते हुए, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन देखते हुए प्रेसिडेंट साहब उन्हें क्या कर देते हैं, नॉमिनेट कर देते हैं इन 12 मेंबर्स में से एक बनने के लिए, ठीक है। नॉट मोर देन 238 रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द स्टेट्स
ऑफ द स्टेट्स एंड ऑफ द यूनियन टेरिटरीज। और साथ में यहाँ क्या होते हैं राज्यसभा के अंदर आपके 238 है ना, कम मतलब अधिक से अधिक 238 से कम हो सकते हैं, उससे ज्यादा कभी भी नहीं होंगे, ठीक है। सो 238 अप टू 238 मेंबर्स फ्रॉम हु आर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज। अब देखो राज्यसभा के अंदर हम बनाते हैं, हम चूज करते हैं एमएलए को, और ये एमएलए फर्दर जाके चूज करते हैं हमारे लिए राज्यसभा के मेंबर्स, है ना। जैसे मान लीजिए किसी एक स्टेट के अंदर असेंबली इलेक्शंस होते हैं, असेंबली इलेक्शन में हम लोग जो स्टेट की जनता है वो डायरेक्टली जाकर क्या करती है, वोट करती है एमएलए चूज करने के लिए, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली चूज करने के लिए। ये मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली फर्दर जाकर के चूज करते हैं क्या, राज्यसभा में रिप्रेजेंट करने वाले लोगों को, ठीक है, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, उन्हें हम क्या कहते हैं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट दोनों को ही कहा जाता है, लोकसभा के मेंबर्स को भी, राज्यसभा के मेंबर्स को भी। लेकिन जो राज्यसभा वाले मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है उनको कौन इलेक्ट करता है, उनको हम डायरेक्टली इलेक्ट ना करके हमारे द्वारा इलेक्ट किए हुए लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स इलेक्ट करते हैं, हमारे द्वारा इलेक्ट किए हुए आपके एमएलए इलेक्ट करते हैं। क्लियर। तो ऐसे 238 रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं जो स्टेट से मतलब स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी से मिला करके भेजे गए हो राज्यसभा में। देन शैल बी इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। ये ठीक है, जो राज्यसभा के जो मैंने आपको एक्सप्लेन करी यहाँ पे बात की है 238 रिप्रेजेंटेटिव्स कहाँ से आते हैं, तो वही प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के थ्रू आपको कौन इलेक्ट करता है, लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स ही इलेक्ट करते हैं इन 238 मेंबर्स को। आगे बढ़ेंगे। आर्टिकल 81 बताता है लोकसभा के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, टॉक्स अबाउट द कंपोजिशन ऑफ द हाउस ऑफ पीपल। लोकसभा को हम लोअर हाउस या फिर हाउस ऑफ पीपल या लोकसभा भी कहते हैं, ठीक है। नाउ सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 331। नाउ व्हाट इज आर्टिकल 331, विल टॉक अबाउट इट इन अ व्हाइल, ठीक है। आर्टिकल 331 चलो आगे एक बार स्किप करके आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 331, द हाउस ऑफ पीपल शैल कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन 530 members chosen by direct elections from the territorial constituencies in the state, ठीक है। कम से कम मतलब सॉरी अधिक से अधिक 530 मेंबर्स लोकसभा के अंदर जाते हैं इलेक्शंस के थ्रू, जिन इलेक्शंस में हम पार्टिसिपेट करते हैं, हम वोट देकर के आते हैं, ठीक है। आप और हम जिनमें डायरेक्टली वोट करने जाते हैं ना, जो अभी इलेक्शंस होंगे, अब लोकसभा के इलेक्शंस होंगे 2024 में, उन इलेक्शंस में जो आप और हम वोट देकर के आएंगे जिस व्यक्ति को, ऐसे 530 लोग है ना, ऐसे अधिक से अधिक 530 लोग जाकर के लोकसभा में हमें रिप्रेजेंट करते हैं। एंड नॉट मोर देन 20 मेंबर्स फ्रॉम द यूनियन टेरिटरीज, और बाकी के कम 20 मेंबर्स मतलब अधिक से अधिक 20 मेंबर्स आपके यूनियन टेरिटरीज में से जाते हैं, ठीक है। और इनका इलेक्शन कैसा होता है, डायरेक्ट इलेक्शन होता है। देयर शैल बी अलॉटेड टू ईच स्टेट अ नंबर ऑफ सीट्स इन द हाउस ऑफ पीपल। हर एक स्टेट को ना एक नियमित अमाउंट ऑफ सीट्स अलॉट की गई है राज्यसभा और लोकसभा दोनों के अंदर, है ना। और उन्हीं सीट्स के हिसाब से क्या होते हैं, आपके कैंडिडेट्स निकलते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि भाई अमेठी की सीट पर फलाने व्यक्ति खड़े हैं, ठीक है, राहुल गांधी खड़े हैं कांग्रेस से, और आपकी स्मृति ईरानी खड़ी है बीजेपी से, ठीक है। तो इस तरीके से हर एक स्टेट में कितनी जगह कितनी सीट्स होंगी ना, ये प्री डिसाइडेड होती है, ठीक है। राज्यसभा के अंदर कितनी सीट्स होंगी ये भी प्री डिसाइडेड होती हैं, एलोकेट करी होती है शेड्यूल 4 के अकॉर्डिंग। और लोकसभा के अंदर भी ये सीट्स क्या होती है, पहले से प्री डिसाइडेड होती है। अच्छा, अब ये प्री डिसाइड आप करते कैसे हो, तो कितनी बड़ी स्टेट की टेरिटरी है और कितनी पॉपुलेशन है, इन बातों का प्रपोर्शन निकाला जाता है ना। और कोशिश करी जाती है कि लगभग लगभग जो अल्टीमेट प्रपोर्शन बैठे वो सब जगह का सेम बैठे, हर एक स्टेट का सेम बैठे, ठीक है। इस तरीके से कोशिश करी जाती है। एंड अकॉर्डिंगली हर एक स्टेट को छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांटा जाता है ना। और इस तरीके से हमारे इलेक्शंस में हम जाकर के वोट दे करके आते हैं। ईच स्टेट शैल बी डिवाइडेड इनटू टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसीज, मतलब टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसीज में बांट दिया जाता है कि इतने वार्ड, इतना एरिया एक एमएलए के अंदर आता है या एक लोकसभा मेंबर के अंदर आता है, और फिर हम अकॉर्डिंग उसमें वोट डालने चाहते हैं। जितने भी लोग उस पर्टिकुलर लोकेलिटी में रह रहे होते हैं वो उन लोगों को वोट डालने जाते हैं। अब आते हैं स्टेट लेजिस्लेचर के ऊपर। स्टेट लेजिस्लेचर में भी क्या क्या होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल और आपका गवर्नर। अब क्वेश्चन ये है कि क्या लेजिस्लेटिव काउंसिल मैंडेटरी है, नहीं, इट इज नॉट मैंडेटरी। कुछ स्टेट्स में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, इनफैक्ट मैक्सिमम स्टेट्स में नहीं है, सिर्फ कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर लेजिस्लेटिव काउंसिल आपकी दी हुई है, बाकी किसी भी स्टेट के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। हाँ, लेकिन आप चाहते हैं तो वो बन सकती है, ठीक है। बस करना क्या पड़ेगा, रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा लेजिस्लेटिव असेंबली के थ्रू कि लेजिस्लेटिव असेंबली चाहती है कि आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल को बनाया जाए, उसका गठन किया जाए, तो उसको फिर बनाया जा सकता है। लेकिन अगर नहीं बनी हुई है तो फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स पर इलेक्शन नहीं होगा, और मेजोरिटी स्टेट्स पर लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं बनी है, सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली है। क्लियर।
नाउ लेजिस्लेटिव असेंबली में कैसे इलेक्शंस होते हैं? सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 333, द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ईच स्टेट शैल कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन 500 and not less than 60 members. So 500 मतलब सॉरी 60 से 500 के बीच में मेंबर्स होने चाहिए, 60 से कम नहीं और 500 से ज्यादा नहीं, ठीक है। हर एक लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर मेंबर्स चोजन बाय डायरेक्ट इलेक्शंस फ्रॉम द टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ठीक है। ये मेंबर्स कैसे इलेक्ट होते हैं? डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू इलेक्ट होते हैं और इनको टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में से इलेक्ट किया जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं आपके, आप फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए भोपाल, मध्य भोपाल, साउथ भोपाल, ठीक है, नॉर्थ भोपाल, इस तरीके से क्या किया गया है? डिवीजन किया गया है आपका पूरे के पूरे एक भोपाल की एक डिस्ट्रिक्ट को। क्यों ऐसे करा है? टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई है। मध्य भोपाल से कोई और कैंडिडेट, कोई और एमएलए बनने के लिए खड़ा होगा, आपके उत्तर भोपाल से कोई और होगा, आपके आपके दक्षिण भोपाल से कोई और होगा, ठीक है। तो इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंसीज को बांटा जाता है और फिर वहां से एक एक कैंडिडेट को खड़ा किया जाता है। Now, for the purpose of such clause 1, each state shall be divided into territorial constituencies. और इसी पर्पस के लिए, क्योंकि हम डायरेक्ट इलेक्शन अपने अपने टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी में खड़े हुए व्यक्ति को देते हैं, इसलिए पूरे की पूरे स्टेट का टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में क्या करा जाता है? विभाजन किया जाता है, उसी तरीके से जिस तरीके से आपके लोकसभा के इलेक्शंस के लिए किया गया था। क्लियर? अब बात कर लेते हैं आर्टिकल 530 और 533 की, ठीक है। आर्टिकल 530 जो कि आपका मेंशन था लोकसभा के साथ में, और 533 जो आपका लोकसभा लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ मेंशन है, ये बेसिकली बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंग्लो इंडियंस। एंग्लो इंडियंस, ठीक है, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं और उनके लिए सीट्स रिजर्व करने की बात करते हैं। अगर आप आर्टिकल 330 और 333 देखेंगे तो आपको वहां दिखेगा कि कुछ अमाउंट ऑफ सीट्स जो है वो रिजर्व करी गई थी एंग्लो इंडियंस के लिए। लेकिन अब ये जो चीज है इसको स्ट्राइक ऑफ कर देगा, अब इसको अमेंड कर दिया गया। सो अब आर्टिकल 330 और 333 के अंदर कोई रिजर्वेशन नहीं है एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए। पहले हमें लगता था कि इनका रिप्रेजेंटेशन कम है और ये वल्नरेबल है, तो हमने इनको रिजर्वेशन दिया हुआ था, अब उसकी जरूरत नहीं महसूस होती है, तो हमने उसे स्ट्राइक ऑफ कर दिया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब हम देखते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल। अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल किसी स्टेट में है तो उसका कंपोजिशन क्या होगा? द टोटल नंबर ऑफ द मेंबर्स इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द स्टेट हैविंग सच अ काउंसिल शैल नॉट एक्सीड 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। मान लीजिए किसी एक स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली में 300 लोग हैं, ठीक है, तो उस और अगर उस स्टेट के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है तो वहां पर मैक्सिमम कितने लोग ही हो सकते हैं? 100 लोग ही हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि 1/3 से एक्सीड करने को मना कर रहा है और इसका 1/3 कितना होता है? 100 होता है। तो यहाँ पर 100 से ज्यादा लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर मेंबर्स हो ही नहीं सकते। क्लियर? सबसे पहले तो ये। दूसरा कहता है प्रोवाइडेड दैट द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द स्टेट शैल नॉट बी लेस देन 40। क्लियर? तो 1/3 से ज्यादा नहीं हो सकते, लेजिस्लेटिव असेंबली में जितने लोग हैं उसके 1/3 से ज्यादा नहीं हो सकते और 40 से कम नहीं होने चाहिए। क्लियर? अब हम बात करते हैं ड्यूरेशन की, कि इन दोनों हाउसेस का। अच्छा, यहाँ पे मैंने दोनों के ड्यूरेशन की बात करी हुई है, यहाँ पे पार्लियामेंट के हाउसेस की भी, हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट ये लिखा हुआ है, हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, और दूसरा है हाउसेस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। तो उसमें लोकसभा राज्यसभा दोनों आ जाते हैं और यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों आ जाते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट द काउंसिल ऑफ द स्टेट्स, देखिए राज्यसभा जो है उसे कभी भी आप डिसॉल्व नहीं कर सकते, वो कभी डिसॉल्व नहीं होती है। हाँ, लेकिन उसके 1/3 मेंबर्स क्या होते हैं? हर दूसरे साल आपके रिटायर हो जाते हैं। एटलीस्ट 1/3 ऑफ द मेंबर्स रिटायर एवरी 2 years। तो ये दोनों चीजें याद रखना, कंफ्यूज मत होना। हाफ मेंबर्स 1/3 एवरी 3 years मत करके आना, मिक्सअप मत करना, ठीक है। और इसकी वजह से, इस आंकड़े की वजह से हर एक व्यक्ति को एक 6 साल का टर्म मिलता है। यानी कि अगर मैं आज इलेक्ट हुई हूं तो मैं अपना एक 6 साल का टर्म सर्व करूंगी और फिर मैं रिटायर हो जाऊंगी, ठीक है। चलिए, द हाउस ऑफ पीपल the house of people unless sooner dissolved shall continue for 5 years। हाउस ऑफ पीपल यानी कि लोकसभा जो है वो क्या कर सकती है? वो डिसॉल्व की जा सकती है। यानी कि या तो लोकसभा बनी है वो अपना पूरा 5 साल का जो एक टर्म है उसे सर्व करेगी, या फिर कई बार ऐसा भी हो सकता है कि उसे समय से पहले, उसका टेन्योर खत्म होने से पहले क्या कर दिया जाए? डिसॉल्व कर दिया जाए किसी कारणवश, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर इमरजेंसी लगती है तो 1 साल तक ये जो 5 साल का टाइम पीरियड है ना, मान लीजिए 5 साल खत्म हो गए थे, जनरल इलेक्शन होने थे और इमरजेंसी लागू हो गई, तो कोई बात नहीं, अगले 1 साल तक आप और इसी पुरानी लोकसभा के साथ काम चला सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल 172 बताता है ड्यूरेशन ऑफ दी हाउसेज ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। पहला है लेजिस्लेटिव असेंबली। अगेन लेजिस्लेटिव असेंबली बिल्कुल लोकसभा जैसी है, ठीक है। तो ये कितने साल का टेन्योर होगा? इसका 5 साल का ड्यूरेशन होता है। फिर आते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल पे। अगर किसी स्टेट के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल है तो आप उसको डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है, उसको डिसॉल्व नहीं किया जाएगा।
और जैसे राज्यसभा के अंदर 1/3 मेंबर्स हर 2 साल रिटायर होते थे, वैसे ही यहाँ पर भी ये होगा कि 1/3 मेंबर्स हर दूसरे साल क्या हो जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे। लेकिन ये कभी भी आपकी डिसॉल्व नहीं होगी, जैसे कि आपकी राज्यसभा नहीं होती थी। ठीक है, तो राज्यसभा और लेजिस्लेटिव काउंसिल कुछ एक जैसे हैं, और लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली कुछ एक जैसे हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, क्वालिफिकेशन क्या होते हैं मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के। नाउ अगर आप पार्लियामेंट की मेंबरशिप चाहते हो तो क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? अ पर्सन शैल नॉट बी क्वालिफाइड टू बी चोजन टू फिल अ सीट इन द पार्लियामेंट अनलेस ही इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। यानी कि अगर आप एक पार्लियामेंटेरियन बनना चाहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना चाहते हैं, तो आपको सिटीजन होना पड़ेगा भारत का, एंड मेक्स एंड सब्सक्राइब्स टू एन ओथ और अफर्मेशन। उनको क्या करना पड़ेगा, साथ में एक ओथ या अफर्मेशन को क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जिसको दिलवाने के लिए इलेक्शन कमिश्नर ने किसी एक ऑफिसर को नियुक्त किया होगा। ठीक है, तो इलेक्शन कमिश्नर के द्वारा नियुक्त किए हुए ऑफिसर के सामने इनको एक ओथ लेनी पड़ेगी, भारत का नागरिक होना पड़ेगा, कम से कम 30 साल की आयु होनी पड़ेगी राज्यसभा के लिए, और कम से कम 25 वर्ष की आयु होनी पड़ेगी लोकसभा के लिए। ठीक है, और ये ओथ एंड अफर्मेशन कहाँ दी हुई है, आपके 3rd शेड्यूल के अंदर दी हुई है। सिमिलरली आपके स्टेट लेजिस्लेचर का अगर आप मेंबर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले सिटीजन होना अनिवार्य है, ओथ लेनी पड़ेगी शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग, एंड अगर आप आपके लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर बनना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, 30 साल की आयु पूरी करनी पड़ेगी, और अगर आप लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर बनना चाहते हैं तो 25 साल की आयु पूरी करनी पड़ेगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। नाउ ऑफिसर्स ऑफ द पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर कौन होते हैं? देखिए, पार्लियामेंट के अंदर 2 हाउसेज है ना, हमने अभी देखा 2 हाउसेज हैं यहाँ पर, एक आपका लोकसभा, एक आपका राज्यसभा। ठीक है, लोकसभा के अंदर होते हैं आपके 2 ऑफिसर्स, स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, डिप्यूटी स्पीकर। ठीक है, और यहां पर भी आपके क्या होते हैं, 2 ऑफिसर्स होते हैं, चेयरमैन और डिप्यूटी चेयरमैन। ठीक है, अब स्पीकर और आपके डेप्यूटी स्पीकर कैसे चूज किए जाते हैं, एक बार पहले वो देख लेते हैं। देखिए, स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के चुनाव के लिए एज सच कोई प्रोसीजर नहीं है, एज सच कोई इलेक्शन नहीं होता है। तो फिर क्या होता है, एक बार लोकसभा के सारे मेंबर्स इलेक्ट कर लिए गए, फिर पहली फुर्सत में अपनी पहली ही मीटिंग में लोकसभा जब पहली बार बैठती है गठन के बाद में, इलेक्शन के बाद में, तो वो क्या करती है, अपने आपस में से कोई 2 लोगों को चुन लेती है, उन 2 लोगों में से एक को बना देती है स्पीकर, दूसरे को बना देती है डिप्यूटी स्पीकर। ठीक है, अब अगर मान लीजिए इनमें से कोई एक व्यक्ति अपनी जॉब छोड़ना चाहता है, या उसकी पोस्ट वेकेट हो जाती है, वो कहीं और ऑक्यूपाइड होता है, ठीक है, तो दूसरा उसकी जगह लेता है। अगर स्पीकर अवेलेबल नहीं तो डिप्यूटी स्पीकर लेंगे उनकी जगह। अगर स्पीकर को रिजाइन करना है तो डिप्यूटी स्पीकर को रेजिग्नेशन अपना देंगे। डिप्यूटी स्पीकर का रेजिग्नेशन कौन लेगा, ये दोनों आपस में एक दूसरे को रेजिग्नेशन देते हैं। ठीक है, स्पीकर का रेजिग्नेशन डेप्यूटी स्पीकर को, डेप्यूटी स्पीकर का रेजिग्नेशन स्पीकर को। कोई इलेक्शन नहीं है, आपस में लोग चूज करते हैं। ठीक है, मतलब इलेक्शन आज कोई फॉर्मल प्रोसीजर नहीं है, आपस में मत दे करके एक दूसरे को चूज कर लेते हैं। नाउ राज्यसभा, राज्यसभा के चेयरमैन का इलेक्शन नहीं होता। क्यों इलेक्शन नहीं होता, क्योंकि राज्यसभा का चेयरमैन तो वाइस प्रेसिडेंट होता है ना, हमने आर्टिकल 64 में पढ़ा था कि वाइस प्रेसिडेंट इज दी एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। ठीक है, तो जो व्यक्ति वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पर इलेक्ट होकर के आता है वो ऑटोमेटिकली राज्यसभा का भी चेयरमैन बन जाता है। क्लियर? अब बात आई डेप्यूटी चेयरमैन की, तो डेप्यूटी चेयरमैन को बाकी की राज्यसभा के जो भी मेंबर्स हैं मिलकर के वो एक डेप्यूटी चेयरमैन चूज कर लेते हैं अपनी आपसी रजामंदी के साथ में। क्लियर? अब बात करेंगे हम आपके लेजिस्लेटिव काउंसिल की और लेजिस्लेटिव असेंबली की। ठीक है, तो इसको एक बार हटा रही हूं मैं। अब एक बार देख लेते हैं पूरा स्ट्रक्चर आपके लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए। ये हो गई आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली, ये हो गया आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल, इन केस अगर है तो। अगर लेजिस्लेटिव असेंबली है तो ऑब्वियस सी बात है, एक स्पीकर और एक डेप्यूटी स्पीकर। ठीक है, ये होंगे। अच्छा, स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर और चेयरमैन और आपके डेप्यूटी चेयरमैन की क्या जरूरत है, हाउसेस के चलन के लिए, है ना, उनके मैकेनिज्म के लिए, उनके काम करते रहने के लिए, है ना, उनके वहां पर कैसे काम होगा, कैसे हाउसेस चलेंगे, उस सब चीज के लिए, उनको रेगुलराइज करने के लिए। और फिर साथ में एक होता है चेयरमैन और एक है डेप्यूटी चेयरमैन। ठीक है, नाउ चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन जो है, इन दिस केस स्पीकर और लोक डेप्यूटी स्पीकर कैसे इलेक्ट होते हैं, वैसे जैसे आपके लोकसभा में हुए थे कि भाई जैसे ही पहली बार असेंबली बैठी, अपने चुनाव के बाद में क्या करेंगे, आपसी सहमति से 2 लोगों को चूज करेंगे, एक को स्पीकर एक को डिप्यूटी स्पीकर बना देंगे। इस्तीफा एक दूसरे को देगा, दूसरा पहले को देगा। ठीक है, नाउ इन द केस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, यहाँ जो चेयरमैन होता है ना,
वो कभी भी बाय वर्च्यू ऑफ एनी अदर पोस्ट नहीं बनता, क्योंकि डेप्यूटी गवर्नर जैसे तो कोई पोस्ट है नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे चेयरमैन कैसे आता है, ध्यान रखना, लेजिस्लेटिव काउंसिल का चेयरमैन और डिप्यूटी चेयरमैन वैसे ही चुना जाता है जैसे कि आपका स्पीकर या डिप्यूटी स्पीकर चूज किया जाता है। यानी कि जैसे ही लेजिस्लेटिव काउंसिल का गठन होगा, पहली सभा बैठेगी, पहली मीटिंग बैठेगी, आपसी रजामंदी से 2 लोगों को चूज किया जाएगा, एक बन जाएगा चेयरमैन, दूसरा बन जाएगा डिप्यूटी चेयरमैन। ठीक है, यहाँ पर डिप्यूटी गवर्नर जैसी कोई पोस्ट नहीं है, इसीलिए एक्स ऑफिशियो ऑफिसर नहीं होता। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। नाउ अच्छा, और ये सारे ऑफिसर्स किसके सामने ओथ लेते हैं, ये पूरे मेंबर्स के सामने स्पीकर आपके ओथ लेते हैं। ठीक है, चलो मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, मतलब जो अगर हम बात करें आपके स्पीकर ऑफ लोकसभा की एंड डिप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, यानी कि अगर ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट की बात करें तो प्रेसिडेंट के सामने ओथ लेते हैं, और ऑफिसर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर की बात करें तो वो गवर्नर के साथ सामने ओथ लेते हैं। ठीक है, तो देखना ओथ किसके लिए आर्टिकल 99 में दी हुई है, प्रेसिडेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जितने भी होंगे, जितने मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और जितने ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट होंगे, सब क्या करेंगे, प्रेसिडेंट के सामने ओथ लेंगे। और जितने भी मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर होंगे वो कहाँ ओथ लेंगे, गवर्नर के सामने ओथ लेंगे। मूवी देखी होगी सिंघम, है ना, सिंघम मूवी में अब तो खैर ओथ सेरेमनीज दिखाई जाती हैं टीवी वगैरह पे, राज्यसभा चैनल पे, लोकसभा चैनल पे और न्यूज चैनल पे, सब पे दिखाई जाती है। लेकिन अगर आप में से कोई है जिसने नहीं देखा है तो आप लोगों ने मूवी जरूर देखी होगी, सिंघम मूवी है ना, उसमें वो ओथ दिलवाते हैं इन द एंड ऑफ द मूवी, जो भी लोगों को फाइनली जो यंग लीडर्स बनाए जाते हैं उनको सबको ओथ दिलवाई जा रही होती है गवर्नर के द्वारा, वहां के महाराष्ट्र के गवर्नर के द्वारा। ठीक है, चलो अब आते हैं डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स के ऊपर। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप कैसे होता है, कोई भी ऐसा व्यक्ति, कोई भी ऐसा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर अगर वो होल्ड करता है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ स्टेट अदर देन द ऑफिस विच हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय द पार्लियामेंट नॉट टू डिस्क्वालीफाई इट्स होल्डर। ठीक है, अब देखो कुछ होते हैं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, है ना, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के अंदर हो सकते हैं। अगर आप एक पार्लियामेंटेरियन है और उसके बावजूद भी अगर आप कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करते हैं स्टेट में या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत, तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे ऑफिसेस हो सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के अंडर जिनको पार्लियामेंट खुद क्या कर दे, इस एम्बिट से बाहर रख दे, है ना, पार्लियामेंट कह दे कि नहीं, अगर आप इस ऑफिस के धारक हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ होल्डिंग एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो ऐसा पार्लियामेंट कर सकता है। अदरवाइज अगर आपने कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड किया है अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ स्टेट तो आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है आपकी मेंबरशिप से। दूसरा, अगर आप अनसाउंड माइंड के डिक्लेयर कर दिए जा चुके हैं कोर्ट के द्वारा, अगर आपको अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट दिवालिया मान लिया गया है कोर्ट के द्वारा, नॉट अ सिटीजन, अगर आप भारत के नागरिक नहीं हैं, या फिर आप भारत के नागरिक थे पर आपने किसी और देश की सिटीजनशिप अक्वायर कर ली है, तो भी आपको क्या कर दिया जाएगा, यहाँ से रिजेक्ट कर दिया, मतलब आपको बेसिकली आपकी मेंबरशिप से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा इफ ही इज डिस्क्वालीफाइड बाय और अंडर एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट, या फिर पार्लियामेंट के द्वारा बनाए हुए किसी और कानून के अंतर्गत अगर आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। जैसे कि कौन सा कानून है एक जिसके अंतर्गत आपके अभी जो राहुल गांधी है उनके अगेंस्ट केस चल रहा था, है ना, याद करो भाई, जवाब दो जरा मुझे चैट में फटाफट से, है ना, और जो बच्चे बाद में देख रहे हैं आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे। 191 में डिस्क्वालिफिकेशन की बात हुई है मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर के, एंड इट इज सेम एज दिस। ठीक है, जो यहाँ है वही सेम चीज यहाँ पर भी है, तो अपन उसको रिपीट करके नहीं पढ़ेंगे। अब आते हैं प्रोविजंस एज टू इंट्रोडक्शन ऑफ द इंट्रोडक्शन एंड पासिंग ऑफ द बिल्स। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है, क्योंकि यही काम करने के लिए तो पार्लियामेंट बैठा है, यही काम करने के लिए तो लेजिस्लेटिव बॉडीज बैठी हैं। काम क्या है, बिल बनाना, कानून बनाना। अब कानून कैसे बन रहा है देखो, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 109 एंड आर्टिकल 117 विद रिस्पेक्ट टू द मनी बिल्स एंड अदर फाइनेंशियल बिल्स, अब बिल में ओरिजिनेट इन ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 109 एंड 111, क्यों, क्योंकि ये आपको आपके मनी बिल के बारे में बताते हैं। तो इन बिल्स के अलावा आप जितने भी बिल्स हैं वो क्या करेंगे, दोनों में से किसी भी एक हाउस के अंदर ओरिजिनेट हो जाएंगे। यानी कि अगर मुझे एक बिल पास करवाना है, चाहे वो जो भी बिल हो, बस मनी बिल ना हो, तो मैं उसे क्या कर सकती हूँ, किसी भी हाउस में, लोकसभा या राज्यसभा, जिसकी भी मेंबर हूँ वहां पर उसे ओरिजिनेट कर सकती हूँ। ठीक है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 108 एंड 109, अ बिल shall not be deemed to have been passed by the houses of parliament unless it has been agreed by both the houses, either without amendments or with such amendments as only as are agreed by both the houses। देखो अब एक बहुत नॉर्मल सी प्रक्रिया मैं बताती हूँ। ठीक है, मान लो लोकसभा में एक बिल आया, ठीक है, लोकसभा ने उस बिल को क्या कर दिया, पास कर दिया, पास करके भेज दिया कहां पर, राज्यसभा के पास में, राज्यसभा ने भी उसको पास कर दिया। ठीक है, तो ये बिल कहाँ जाएगा, प्रेसिडेंट के पास में, प्रेसिडेंट साहब क्या करेंगे, इस पे अपनी असेंट दे देंगे।
ठीक है। एक तो है सिंपल प्रोसीजर ये कि अगर आप सब कुछ मान के चलोगे, सब कुछ सही सही चलता रहा, तो ये प्रोसीजर है, ठीक है। दूसरा क्या है, लोकसभा ने एक बिल पास किया और भेजा कहाँ, राज्यसभा के पास में। राज्यसभा ने वो बिल वापस भेज दिया कुछ अमेंडमेंट्स के लिए, ठीक है। राज्यसभा ने क्या किया, वापस भेज दिया अमेंडमेंट के लिए, अमेंड करने के लिए। लोकसभा ने उसमें चाहे तो अमेंड किए, नहीं चाहा तो नहीं अमेंड किया, और फिर वापस से राज्यसभा के पास भेज दिया। फिर राज्यसभा को क्या करना पड़ेगा, इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। या तो राज्यसभा इसे एक्सेप्ट कर लेगी चेंजेस के बिना, है ना। मान लो राज्यसभा को लगा कि नहीं, इसमें कुछ अमेंडमेंट्स होने चाहिए, तो राज्यसभा ने, मैं यही लिख देती हूँ, रुको इसको ऐसे गोल नहीं घुमाती हूँ, कंफ्यूजन करेगा। राज्यसभा, लोकसभा, ठीक है। अब आपने क्या कर दिया, आपने वापस लोकसभा भेज दिया, किस चीज के लिए, अमेंड करने के लिए। लोकसभा को लगा कि आपने जो अमेंडमेंट्स बताए हैं वो ठीक नहीं है, तो लोकसभा क्या कर सकती है, या तो एक्सेप्ट कर ले आपके बताए हुए अमेंडमेंट्स को, है ना, इधर लिख देती हूँ इसको, या तो एक्सेप्ट कर ले या तो रिजेक्ट कर ले। अगर एक्सेप्ट कर लिया तो फिर क्या हो जाएगा, लोकसभा लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों के द्वारा बिल पास माना जाएगा और बिल चला जाएगा प्रेसिडेंट के पास में, ठीक है। लेकिन अगर राज्यसभा लोकसभा ने रिजेक्ट कर दिया आपका बिल, ठीक है, और लोकसभा ने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, तो अब देखो लोकसभा का तो क्या है, पास किया हुआ बिल है। अब राज्यसभा राज्यसभा मान नहीं रही, लोकसभा पास्ड, राज्यसभा रिजेक्टेड, ठीक है, राज्यसभा ने रिजेक्ट कर दिया। तो इन दैट सिनेरियो हम जाएंगे आर्टिकल 108 के अंदर जॉइंट सिटिंग कराने के। जॉइंट सिटिंग क्या होती है अभी आगे देखेंगे अपन, ठीक है। बट ये कहता है कि दो बिल जब तभी पास होगा जब दोनों हाउसेज अग्री कर लेंगे। अगर दोनों हाउसेज अग्री नहीं करते तो बिल पास नहीं होगा, चाहे अमेंडमेंट्स के साथ करें चाहे अमेंडमेंट्स के बिना करें। क्लियर। नाउ अ बिल पेंडिंग इन द पार्लियामेंट शैल नॉट लैप्स बाय द रीजन ऑफ प्रोरोगेशन ऑफ द हाउस। अब ये बात याद रखना है ना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पोर्शन है, याद रखने के, ट्रू और फॉल्स में और चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट में कई बार ये आता है। अगर हाउसेस को प्रोरोग कर दिया जाता है, ठीक है, इन बिटवीन सेशन में उस टाइम प्रोरोग कर दिया जाता है, तो क्या उसकी वजह से बिल लैप्स हो जाएगा जो वहां पर पेंडिंग पड़ा है? नहीं, किसी भी हाउस में कोई भी बिल पेंडिंग पड़ा हो, वो उस हाउस की प्रोरोगेशन की वजह से वो बिल जो है वो कभी भी क्या नहीं होगा, लैप्स नहीं होगा। लेकिन आगे देखते हैं, अ बिल पेंडिंग इन द काउंसिल ऑफ स्टेट, यानी कि राज्यसभा में कोई बिल पेंडिंग पड़ा था, which has not been passed by the Lok Sabha shall not lapse on the dissolution of the Lok Sabha। अब एक बिल था जो राज्यसभा के पास क्या पड़ा था, पेंडिंग पड़ा हुआ था, और लोकसभा का उसके ऊपर कोई ओपिनियन ही नहीं था। लोकसभा ने अभी तक उस लोकसभा तक वो अभी पहुंचा नहीं था, या लोकसभा ने अभी तक उसको पास नहीं किया था, ठीक है। और ये लोकसभा जिसने उस बिल को पास नहीं किया था वो क्या हो गई, उसका उसको स्थगित कर दिया गया, मतलब उसको बेसिकली उसको डिसॉल्व कर दिया गया उस लोकसभा को। तो अब ये लोकसभा के डिसॉल्व होने से क्या ये बिल जो राज्यसभा में पेंडिंग पड़ा है वो खत्म हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा? नहीं भाई, बिल तब लैप्स होता जब आपने उसमें ओपिनियन दिया, है ना, हमने आपके ओपिनियन के बेसिस पर बिल बनाया, और अब आप ही का डिसोल्यूशन हो चुका है ना। तो फिर आपके बताए हुए ओपिनियन की भी कोई वैल्यू नहीं। लेकिन अभी तो आपने इसको पास ही नहीं किया ना, अभी तो लोकसभा ने इस बिल को पास ही नहीं किया, तो इसके ऊपर लोकसभा का कोई ओपिनियन है ही नहीं। तो लोकसभा रहे या चली जाए क्या फर्क पड़ता है, बस ये बिल क्या होना चाहिए, राज्यसभा में पेंडिंग होना चाहिए, लोकसभा के द्वारा पास नहीं किया जाना चाहिए, तो हम इस बिल को लैप्स नहीं मानेंगे। फिर उसके बाद कहता है, अ बिल विच इज पेंडिंग इन द हाउस ऑफ पीपल, कहाँ पेंडिंग है, लोकसभा में पेंडिंग है, और विच हैविंग बीन passed by the house of people, या फिर लोकसभा ने उसको क्या कर दिया है, पास कर दिया, and is pending in the council of states shall subject to the provisions of this article lapse on the dissolution। अगर कोई बिल लोकसभा में पेंडिंग पड़ा है कंसिडरेशन के लिए, या फिर लोकसभा ने पास कर दिया है और उसे राज्यसभा में भेज दिया है, ठीक है, तो इन दैट सिचुएशन अगर लोकसभा क्या हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है, तो वो बिल भी खत्म हो जाएगा, वो बिल भी लैप्स हो जाएगा, क्योंकि जिसकी इच्छा पूछी गई थी अब वो बॉडी ही नहीं बची, ठीक है। वो बॉडी नहीं बची मतलब वो लोग नहीं बचे, वो लोकसभा ऐसे खत्म नहीं होती, लोकसभा में फिर आप किसी और को लेके आओगे, लेकिन उस समय के लिए तो वो लोकसभा बची ही नहीं है, ठीक है। तो फिर जब वो बॉडी ही नहीं बची जिसका रिकमेंडेशन था, जिसकी एक्सेप्टेंस थी, जिसकी इच्छा थी उस बिल के अंदर, तो फिर आप उस बिल को क्या मानेंगे, लैप्स मानेंगे। आगे बढ़ते हैं। नाउ आर्टिकल 108 जो बताता है जॉइंट सिटिंग के बारे में। अब ये सिनारियो बताया था मैंने, यहाँ पर क्या हो गया, लोकसभा के पास बिल था, लोकसभा ने राज्यसभा के पास भेजा, राज्यसभा ने कहा कि तुम इसे अमेंड कर दो। राज्यसभा के अमेंडमेंट की जो चीजें थी, जो भी अमेंड जो उसने जो चेंजेस बताए थे, वो लोकसभा ने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिए, ठीक है। और लोकसभा ने कह दिया हम तो पास कर रहे हैं, और तुम्हारी तरफ से हम तुम्हारे बताए हुए जो भी गाइडलाइंस थे, तुम्हारे बताए हुए जो भी एडवाइजेस थे, हम सब उनको रिजेक्ट करते हैं। तो अब लोकसभा राज्यसभा ने क्या कहा, ठीक है कर दो रिजेक्ट, मैं भी अपनी तरफ से अप्रूवल नहीं दे रहा बिल को, ठीक है। तो राज्यसभा ने भी क्या कर लिया, बिल अपने पास संभाल के रखा हुआ है, अप्रूव नहीं कर रहा, पास नहीं कर रहा उसको, वो वहीं पेंडिंग पड़ा है। तो इन दैट सिनेरियो हम जाते हैं
108 में 108 में होता क्या है, इफ आफ्टर अ बिल हैज बीन पास बाय वन हाउस एंड ट्रांसमिटेड टू द अदर हाउस, द बिल इज ईदर रिजेक्टेड बाय द अदर हाउस, राज्यसभा ने रिजेक्ट कर दिया, या फिर द बिल हैव फाइन द हाउसेज हैव फाइनली डिसएग्रीड टू द अमेंडमेंट्स मेड। ठीक है, तो या तो ऐसा होता कि लोकसभा ने बिल भेजा और राज्यसभा ने रिजेक्ट कर दिया वहीं पे, ठीक है, तो हो जाता फर्स्ट वाले में क्लॉज ए के अंदर। दूसरा, लोकसभा ने बिल भेजा, राज्यसभा ने कंसिडरेशन, राज्यसभा ने आपको कुछ अमेंडमेंट्स बताए, लोकसभा ने अमेंडमेंट्स रिजेक्ट कर दिए, और अब दोनों लोग क्या नहीं हो पा रहे हैं, एक दूसरे के साथ में कंसेंसस पे नहीं आ पा रहे हैं, तो इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो, या फिर more than 6 months elapsed from the date of reception of the bill by the other house without the bill being passed by it, या फिर बिल आ चुका है, पहले एक हाउस उसको पास कर चुका है, दूसरे हाउस के पास बिल पड़ा हुआ है और 6 महीने से पड़ा हुआ है, और ये दूसरा हाउस उसे पास ही नहीं कर रहा है ना, उसे रिजेक्ट कर रहा है ना। प्रेसिडेंट में unless the bill has lapsed by the reason of dissolution of the Lok Sabha, notify to the houses by message if they are sitting, or by public notification if they are not sitting, his intention to summon them to meet in a joint sitting for the purpose of deliberating and voting on the bill। तो बेसिकली सिचुएशन क्या है कि भाई डेडलॉक पे आ गए दोनों हाउसेस, ठीक है, दोनों में से कोई भी एक दूसरे की दिशा में बढ़ने को तैयार नहीं है, ना लोकसभा राज्यसभा की बात मानने को तैयार है, ना राज्यसभा लोकसभा की बात मानने को तैयार है। तो इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो बेसिकली मध्यस्थता करने के लिए और उस बिल को पास करने के लिए प्रेसिडेंट साहब क्या करते हैं, इन लोगों को वापस बुलाते हैं कि भाई आओ और इस पे बैठ करके, इस मसले पर बैठ कर डिस्कशन करो, लेट अस डिस्कस कि क्या पॉइंट्स हैं जो आप लोग, जिन पे आप लोग कंसेंसस पे नहीं आ पा रहे हो, और उसको रिजॉर्ट करने की यहाँ पर कोशिश करी जाती है। लेकिन बात याद रखना, प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस क्लॉज शैल अप्लाई टू मनी बिल, मनी बिल के ऊपर इसमें से कुछ भी अप्लाई नहीं होगा। क्यों अप्लाई नहीं होगा वो अपन को पता चल जाएगा अभी आगे। देखो अब मनी बिल क्या होता है, ठीक है, मनी बिल क्या होता है 110 के अंदर लिखा हुआ है, आर्टिकल 110 के अंदर। और मनी बिल को पास करने का प्रोसीजर क्या है, जो प्रोसीजर है या प्रोविजन है वो दिया हुआ है आपका 109 में। 109 बहुत इंपॉर्टेंट है। अ मनी बिल शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन द काउंसिल ऑफ द स्टेट्स, ठीक है, यानी कि राज्यसभा में तो कभी बिल को लाया ही नहीं जाता है। ये बिल कहाँ आएगा, हमेशा लोकसभा के ही अंदर आएगा, ठीक है। आफ्टर अ मनी बिल हैज बीन पास्ड बाय द हाउस ऑफ पीपल, इट शैल बी ट्रांसमिटेड टू द काउंसिल ऑफ स्टेट्स फॉर इट्स recommendation, and the council of states shall within a period of 14 days from the date of receipt of the bill return the bill to the house of people with its recommendations, and the house of people may thereupon either accept or reject or any of all or any of the recommendations of the council of the states। देखना क्या होगा, सबसे पहले तो सिर्फ लोकसभा में ही ये बिल आएगा। मनी बिल हमेशा कहाँ ओरिजिनेट होगा, लोकसभा में। लोकसभा इस बिल को कहाँ भेजेगी, राज्यसभा के पास में, और राज्यसभा से कहेगी देखो 14 दिन है तुम्हारे पास में, 14 डेज है, 14 डेज में पढ़ो लिखो और बताओ कि क्या करना है, कोई रिकमेंडेशन है तुम्हारे, कोई एडवाइजेस हैं तुम्हारे। तो राज्यसभा क्या करेगा, या तो राज्यसभा डायरेक्टली क्या कर सकता है, इसे पास कर सकता है, या फिर कुछ रिकमेंडेशन दे सकता है, ठीक है, कुछ रिकमेंड कर सकता है। राज्यसभा को मन किया कि चलो कुछ रेकमेंड, कुछ ज्ञान दे दूं, राज्यसभा ने क्या कर रिकमेंडेशन दे दी। अब रिकमेंडेशंस के बाद में लोकसभा आ गया बिल, है ना। अगर पास कर देता तो सीधे प्रेसिडेंट के पास जाता, ठीक है, लेकिन क्योंकि पास नहीं किया तो अब बिल वापस लोकसभा के पास आया। तो अब लोकसभा क्या करेगी, लोकसभा उस बिल को देखेगी, उस रिकमेंडेशन को देखेगी। अब लोकसभा के पास ऑप्शन है कि वो इस रिकमेंडेशन को या तो एक्सेप्ट कर ले या फिर रिजेक्ट कर ले, ठीक है। अगर इसने एक्सेप्ट कर लिया तो बेहतरीन, बिल पास। अगर इसने रिजेक्ट कर दिया तो भी बेहतरीन, बिल पास, ठीक है। बिल हर स्थिति में, हर परिस्थिति में पास ही माना जाएगा, क्योंकि अगर पास नहीं माना जाता तो डेडलॉक आ जाता है ना, तब तो फिर क्या हो जाता है, लड़ाई है भाई दोनों के बीच में, दोनों मान नहीं रहे एक दूसरे की बात, तो फिर प्रेसिडेंट को बुलाना पड़ता, ज्वाइंट सिटिंग करानी पड़ती, और ज्वाइंट सिटिंग का कोई प्रोविजन ही नहीं है आपका, है ना। आर्टिकल 108 जो है, जो ज्वाइंट सिटिंग की बात करता था, वो कह रहा था ना कि एक्सेप्ट मनी बिल, मनी बिल पे आप ज्वाइंट सिटिंग नहीं करा सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अब ना। अब ऑर्डिनेंसेस क्या होता है ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी ऑर्डिनेंस, जो आपके प्रेसिडेंट और गवर्नर की पावर होती है ना। प्रेसिडेंट को ये पावर दी गई है आपके आर्टिकल 123 में, ठीक है, आर्टिकल 123 के अंदर, और गवर्नर को यही पावर दी गई है कहां पर, आपके आर्टिकल 213 के अंदर। ऑर्डिनेंस होता क्या है, अगर आप आर्टिकल 13 क्लॉज 3 में देखोगे तो डेफिनेशन ऑफ लॉ दिया हुआ है कि लॉ क्या होता है, और वहां पर ऑर्डिनेंस इज पार्ट ऑफ इट, पार्ट ऑफ द डेफिनेशन, ठीक है। तो वहां पर क्या दे रखा है, आर्टिकल 13 क्लॉज 3 के अकॉर्डिंग लॉ इज, ऑर्डिनेंस इज ऑल्सो अ लॉ। ऑर्डिनेंस हो गया, बाय लॉ हो गया, रेगुलेशन हो गया, रूल्स हो गया, एवरीथिंग इज लॉ, ठीक है ना।
अब ऑर्डिनेंस हम वैसे क्या समझे, है ना, वहां तो कह दिया कि लॉ है, लेकिन है क्या भाई, इलॉबरेट तो करो। तो देखिए, अगर मान लीजिए कोई ऐसी परिस्थिति है कि पार्लियामेंट सेशन में नहीं है ना, इट सेज इफ एट एनी टाइम एक्सेप्ट व्हेन बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट आर इन सेशन, दोनों ही हाउसेस पार्लियामेंट के क्या हो, सेशन में अगर है, ठीक है, तो उस समय नहीं, अगर दोनों हाउसेस सेशन में नहीं है, if at any time except when both the houses of the parliament are in session, अगर दोनों हाउसेस सेशन में, तब तो क्या होगा, आपका बिल पास नहीं होगा। लेकिन अगर बिल दोनों हाउसेस सेशन में नहीं है, ठीक है, द प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड दैट सर्कमस्टांस एग्जिस्ट विच रेंडर इट नेसेसरी फॉर हिम टू टेक इमीडिएट एक्शन, ही मे promulgate such ordinance as the circumstances appear to him to require। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देगा, यहाँ प्रेसिडेंट दिया, क्योंकि 123 का पोर्शन मैंने उठाया है, तो प्रेसिडेंट की जगह आप क्या कर सकते हो, गवर्नर, और हाउस ऑफ पार्लियामेंट की जगह पे आप हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर कर सकते हो। ठीक है, तो वापस इस डेफिनेशन को पढ़ देती हूँ, क्या कहता है, इफ एट एनी टाइम एक्सेप्ट व्हेन बोथ द हाउसेस आर इन सेशन, ठीक है, एक्सेप्ट जब भी प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, एक ऑर्डिनेंस पास कर सकता है, कब नहीं कर सकता, जब दोनों हाउसेस क्या हो, सेशन में हो, यानी कि अगर एक भी हाउस सेशन में नहीं है तो पार्लियामेंट प्रेसिडेंट जो है ऑर्डिनेंस पास कर सकता है। ठीक है, अभी ऑर्डिनेंस की जो एक तरीके से वैलिडिटी है वो कितनी है, 6 महीने, दोनों हाउसेस के बैठने के बाद में, अगर दोनों हाउसेस, देखो, प्रेसिडेंट था, प्रेसिडेंट या गवर्नर था, इन्होंने क्या कर दिया, एक ऑर्डिनेंस पास कर दिया। अब ये ऑर्डिनेंस कब तक चलेगा, ये चलेगा 6 मंथ्स, इसका लाइफ कितना है, 6 मंथ्स फ्रॉम रिकंस्टिट्यूशन या रीसिटिंग ऑफ द हाउसेस, जब भी हाउस दोबारा बैठेंगे, ठीक है, तो या तो हाउसेस क्या कर सकते हैं, इसको पास कर सकते हैं, या इसको खत्म कर सकते हैं, या फिर अगर हाउसेस बैठ गए और 6 महीने बीत गए उस बात को और अब तक कोई डिस्कशन नहीं है इस पे, तो ये ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो 3 चीजें हो सकती है यहाँ पर, मैं लिख देती हूँ इस तरीके से, यहाँ पर 3 चीजें जो हो सकती हैं वो क्या क्या है यहाँ पे। पहली चीज, प्रेसिडेंट खुद इसे विड्रॉ कर ले, प्रेसिडेंट विड्रॉज इट, ठीक है, प्रेसिडेंट ने इसे विड्रॉ कर लिया, पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज, हाउसेस ने पास कर दिया, ठीक है। तीसरी चीज, हाउसेस ने रिजेक्ट कर दिया, तो ये अपने आप में खत्म हो जाएगा। चौथी चीज, 6 मंथ्स तक क्या रहा, पड़ा रहा, और किसी ने भी इसके ऊपर कोई उत्तर ही नहीं दिया, ना इस पे कोई डिसीजन मेकिंग ही नहीं हुई। तो जिस दिन ये पास हुआ था उस दिन से 6 महीने नहीं, जिस दिन आपके पार्लियामेंट के हाउसेस या आपके स्टेट लेजिस्लेचर के हाउसेस का गठन हुआ, और उस दिन से, मतलब जिस दिन से वो वापस सिटिंग पे आए, और उस दिन से 6 महीने बीत गए हाउसेस को मोशन में आने के बाद में, और उसके बाद भी अगर इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं हुई है, तो 6 महीने बाद ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ऑर्डिनेंस पास करो, जैसे ही हाउसेस सेशन में आए वैसे ही उनके सामने प्रस्तुत करो, उसके उनको या तो पास करवा लो या तो उन्हें रिजेक्ट करवा लो, अगर कुछ भी नहीं कराया तो 6 महीने बाद ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो ही जाएगा। क्लियर, ये है आपका ऑर्डिनेंस के बारे में। नाउ one more thing that we have is an ordinance promulgated under this act shall have the same force and effect as an act of the parliament, but every such ordinance shall be laid before both the houses of the parliament and shall cease to operate at the expiration of 6 weeks, sorry 6 months नहीं 6 weeks है, गलत बोल दिया, 6 weeks है, ठीक है, 6 weeks from the reassembly of the parliament or the state legislature if before the expiration of that period resolution disapproving it is not passed by both the houses, sorry, it are passed by both the houses upon the passing of the second of those resolution and may be withdrawn at any time by the president। बस एक चीज ध्यान रखनी कि कोई भी ऐसा कानून जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर बनाया जाए, जो अगर पार्लियामेंट बनाए या जो कानून अगर स्टेट लेजिस्लेचर बनाए, और अगर वो कानून आपके संविधान के अकॉर्डिंग अगर क्या है, वॉइड है, ठीक है, तो ऐसे किसी कानून को ऑर्डिनेंस के थ्रू प्रेसिडेंट या गवर्नर भी नहीं बना सकते। ठीक है, और कुछ सिनेरियोज ऐसे भी हैं जहां पर गवर्नर को प्रेसिडेंट से आपका प्रीवियस सैंक्शन लेना पड़ता है ऑर्डिनेंस पास करने से पहले। ठीक है, कौन से सिचुएशन ऐसे जहां पर भी गवर्नर को लगता है कि इस मसले के ऊपर प्रेसिडेंट का एक कंसिडरेशन लेना बहुत जरूरी है, तो या उनके लिए उनकी कंसेंट लेना जरूरी है, वहां पर उन मैटर्स को रिजर्व किया जा सकता है, और प्रेसिडेंट के प्रीवियस सैंक्शन के साथ में गवर्नर अपना क्या कर सकता है, पास कर सकता है ऑर्डिनेंस। या फिर ऐसी कोई परिस्थिति या ऐसा कोई सब्जेक्ट मैटर
है ना, जिसके ऊपर अगर कानून बनाया जाता है लेजिस्लेचर के द्वारा, तो उस कानून को प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रिजर्व किया जाता। ठीक है, कोई भी ऐसा सब्जेक्ट मैटर जिसके ऊपर अगर आपकी लेजिस्लेचर कानून बनाती और वो उसे रिजर्व करती प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए, अगर उसी सब्जेक्ट मैटर पर गवर्नर को ऑर्डिनेंस पास करनी पड़ती है, तो गवर्नर भी उस ऑर्डिनेंस को पहले प्रेसिडेंट से पूछेगा फिर ही पास करेगा। ठीक है, ये दो ऐसी सिचुएशंस है। चलो बाय गाइस, इसी के साथ में आपका एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव दोनों खत्म हो गया है। अब बचा हमारा थर्ड पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी विच इज द जुडिशियरी, एंड आगे बहुत सारे टॉपिक्स और भी हैं, तो अब हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में जुडिशियरी के बारे में। चलो बाय गाइस, मेक योर डे ग्रेट।